नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश राम का सहारा में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे की, जो कि महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं और यूपी में आकर अयोध्या में प्रभु श्री राम के उन्होंने दर्शन किए। यही नहीं, अयोध्या में आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र भवन के निर्माण की भी बात कही, ताकि जब भी महाराष्ट्र के लोग अयोध्या दर्शन करने आए तो उन्हें ठहरने के लिए आसानी से जगह मिल सके। आदित्य ने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत करेंगे। आदित्य ने अयोध्या में सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल पहुंचे, उसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद आदित्य ठाकरे ने मंदिर निर्माण की तकनीकी की जानकारी हासिल की। शाम को उन्होंने सरयू आरती में शिरकत की। आरती के बाद आदित्य ने संवाददाताओं से वो रूबरू होने पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनकी अयोध्या यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि तीर्थ यात्रा है। आदित्य के साथ करीब 1000 शिव सैनिक भी अयोध्या गए थे। वरिष्ठ शिवसेना नेता संजय राउत, नीलम गोर्हे, मिलिंद नार्वेकर, विलास पोतनीस और यशवंत जाधव भी अयोध्या पहुंचे थे। आदित्य के दौरे को जबरदस्त शो के रूप में पेश करने के लिए शिवसेना ने तैयारी की थी। लखनऊ से अयोध्या के सरयू तट तक हाईवे के दोनों तरफ करीब 1000 होर्डिंग लगाए गए थे। रामलला मंदिर में दर्शन के बाद आदित्य ठाकरे ने अयोध्या में संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने अपनी बातचीत से यूपी में शिवसेना के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश करने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का अयोध्या से पुराना रिश्ता है। जब भी चुनाव हो या कोई जिम्मेदारी का पद सरकार में ग्रहण करने का अवसर आता है तो अयोध्या आकर रामलला का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। आदित्य ने कहा कि अयोध्या पवित्र भूमि है, हम सबकी आस्था की जगह है। 2018 में जब हम यहां आए तब नारा दिया कि पहले मंदिर फिर सरकार। शिवसेना के नारे के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए उन्होंने न्यायपालिका का भी धन्यवाद अदा किया। आदित्य का यह भी कहना है कि 2018 में शिवसेना ने ही नारा दिया था कि पहले मंदिर फिर सरकार। इस नारे के बाद ही राम मंदिर अयोध्या में उसके निर्माण का रास्ता साफ हुआ था। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होने पर यह भी कहा कि हम यहां इसलिए दर्शन करने आए हैं कि हमारे हाथों से अच्छी सेवा हो। आपको बता दें कि ठाकरे इससे पहले भी 2 बार अपने पिता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ अयोध्या आ चुके हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना भी हिस्सा थी, लेकिन अब वो भाजपा से अलग हो गई है और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चला रही है। फिलहाल आदित्य ठाकरे भले ही इस यात्रा को आस्था की यात्रा बता रहे हों, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल ये है कि हिंदुत्व का मुद्दा भूलने का आरोप लगने के बाद शिवसेना वापस खुद को साबित करना चाहती है कि उसका एजेंडा आज भी वही है। और इसकी शुरुआत आदित्य ठाकरे ने न सिर्फ अपनी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की अपनी छवि को पेश करने की कोशिश की, बल्कि पार्टी लाइन को साफ कर दिया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो आज भी कायम है। फिलहाल जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या बीजेपी की तरह अब शिवसेना भी अपनी सियासी जमीन को मजबूती देने के लिए राम का सहारा ले रही है? आज की खास पेशकश में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आदित्य ठाकरे के अयोध्या यात्रा के मायने क्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर सारी चीजें उन पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये यात्रा आस्था की यात्रा है या फिर इसके सियासी मायने भी निकाले जाने चाहिए। तो हमारे साथ पूरा पैनल है जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, संजय द्विवेदी टीएमसी से अपना पक्ष रखेंगे और अजय अरोड़ा कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। आप मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, मैं समझना चाहूँगा आपसे, चूँकि इसकी शुरुआत करते हैं, जिस तरह से ये सारी यात्रा हो रही है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जितनी मजबूत हो चुकी है, यहाँ पर शिवसेना ने जिस हिंदुत्व के मुद्दों को पीछे छोड़ दिया, जिसको भूल गए, उसके बाद फिर से अपनी उसी सियासी ज़मीन को मजबूती देने के लिए, अपने मुद्दे को मजबूती देने के लिए आगे बढ़ रही है शिवसेना? ये गैर राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक यात्रा है। अगर गैर राजनीतिक यात्रा होती तो चुपचाप आते, दर्शन करके चले जाते। ये लखनऊ से अयोध्या तक होर्डिंग, 1000 शिव सैनिक, ये सब क्या दर्शाता है? ये सब
इसी बात को दर्शाता है कि ये अपनी खोई हुई जमीन को फिर से तलाशने के लिए ये कवायद कर रहे हैं। हालांकि लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझ रहा है। ये महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ है। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। वीर सावरकर के बारे में अनर्गल बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि राम काल्पनिक है, अगर ये काल्पनिक है तो आज उन्हीं के साथ ये सत्ता भोग रहे हैं और यहाँ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो जब वो काल्पनिक है तो उनसे आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन राज ठाकरे जब यात्रा करना चाहते थे तब तो उनकी यात्रा से कैसे निपटा गया ये भी देखा गया, वापस लेना पड़ा उन्हें। और जब आदित्य ठाकरे वहां पर पहुंचने वाले थे तो एकदम रास्ता साफ हो गया। इसको कैसे देखा जाए? कहीं ना कहीं बीजेपी हल्का हाथ रखे हुए है, अभी भी रिश्ते अंदर ही अंदर कायम है। बीजेपी का उसमें कोई लेना देना नहीं था। वो एक पर्टिकुलर एमपी ने कहा था कि हम नहीं आने देंगे। बीजेपी का पार्टी लाइन नहीं था वो, और किन कारणों से वो विड्रॉ हुआ इसकी पूरी तफसील से जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, अयोध्या में अगर कोई आके दर्शन करना चाहता है, whom so ever it may be, कोई भी हो, तो उसको किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी समुदाय का हो। भगवान रामलला के दर्शन के द्वार हर आदमी के लिए, हर कौम के लिए, हर वर्ग के लिए बराबर खुला हुआ है और खुला ही रहेगा। इस पर कोई भी आदमी इसको रोक नहीं लगा सकता। चलिए, संजय द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवसेना के नेता हैं। संजय द्विवेदी जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या पक्ष रखा गया? भले ही आदित्य ठाकरे कह लें कि ये आस्था का विषय था और आस्था की हमने यात्रा की, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बैनर पोस्टर हजारों की तादाद में लगाए गए, हजारों की तादाद में शिव सैनिक भी पहुंचे, उससे लगता तो नहीं कि यह आस्था की यात्रा है। कहीं ना कहीं सियासत चमकाने की भी कोशिश की गई। तो आप क्या ये माना जाए कि राम के आश्रय हैं आप लोग भी? संजय द्विवेदी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, संपर्क टूट गया है। अजय अरोड़ा के पास हम चलते हैं, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। अजय जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी यात्रा को? चूंकि आपके साथ अब एक बेहतर संबंध स्थापित कर चुकी है शिवसेना, कांग्रेस और उसके बाद एनसीपी और शिवसेना, यानी विचारधारा के बिल्कुल उलट सत्ता की चाह में तीनों पार्टियां एक हो गई। लेकिन ये जो यात्रा हिंदुत्व का मुद्दा अब फिर से आगे बढ़ाने की तरफ है, फिर से एक बार राम मंदिर के दर्शन किए जा रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है कि नारा तो शिवसेना ने ही उठाया था। इसको कैसे देखते हैं? आपकी उनकी विचारधारा यहाँ पर आकर तो मैच नहीं खाती, इसको कितना सपोर्ट करते हैं? जनता पार्टी हिंदुत्व की कोई चाइना नहीं है। हिंदुत्व सभी के लिए है, भारतवासियों के लिए है। इन्होंने ठेका नहीं ले रखा हिंदुत्व का, ये हिंदुत्व इन्हीं के पास है। और जहाँ तक आदित्य ठाकरे की बात है या किसी की बात है, कांग्रेस की विचारधारा में बदलाव आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं। हम सबको अधिकार है राम मंदिर जाने का। राम हर जगह, राम मेरा भी है, राम आपका भी है, राम आलोक जी का भी है, राम संजय द्विवेदी का भी है। तो ये राम के ठेकेदार ना बने, ये राम का नाम रविंद्र जी बदनाम ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का। इन्होंने क्या देश का बंटवारा करने की कोशिश में है। ये हिंदू मुस्लिम कहाँ लगे हुए हैं। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, ये राम मंदिर के ठेकेदार ना बने। नहीं, आप ये तो आदित्य ठाकरे खुद कह रहे हैं, हम तो शिवसेना की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। नहीं, शिवसेना कह सकती है। हम तो सिर्फ उस यात्रा को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो आदित्य ठाकरे ने अयोध्या में की है। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप इससे लगा रहा हूँ मैंने इनको सुना, आलोक जी को मैंने इसलिए आरोप लगाया कि शिवसेना अगर कहती है कि शुरुआत हमने की, तो या हम कांग्रेस कहती है हमने की, किसी ने भी की, राम के लिए की, भगवान के लिए की। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके हैं और सबको कहने का अधिकार है। आदित्य ठाकरे ने क्या गलत कह दिया अगर कहा तो? चलिए, संजय द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना नेता हैं। संजय द्विवेदी जी, जिस जोशो खरोश के साथ शिव सैनिक हजारों की तादाद में पहुंचे, जिस जोशो खरोश के साथ हजारों की तादाद में बैनर पोस्टर लगाए गए, उससे ये कहीं ना कहीं आस्था की यात्रा तो नहीं लग रही है। सियासी जमीन पर अपने असल मुद्दे पर आने की कोशिश है क्या ये? संजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आप बताएं।
बताएं, क्वेश्चन पूछें तो। जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि आदित्य ठाकरे की इस यात्रा को हम सियासी यात्रा क्यों ना कहें। आस्था की यात्रा की होती तो अकेले आराम से आकर अपनी आस्था की यात्रा रामलला के दर्शन करके, हनुमानगढ़ी के दर्शन करके वापस लौट गए होते। लेकिन ये कहने की जरूरत, हजारों की तादाद में बैनर पोस्टर लगना, हजारों की तादाद में शिव सैनिकों का पहुंचना, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम आपकी बात का पूरा सही जवाब दे देता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उद्धव ठाकरे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पर्यावरण मंत्री जी हमारे आदित्य ठाकरे जी हैं, और इनका जब ये हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं, तो निश्चित है कि जो भी हमारे शिव सैनिक हैं, चाहे उत्तर प्रदेश जो भी शिव सैनिक है, जो पदाधिकारी हैं, वो निश्चित उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे। तो इसको राजनीतिक जामा पहनाना ये गलत है। देखिए, राजनीतिक अगर हमें करनी होती तो हम शुरू राजनीति कर रहे होते। हमने कभी भी राजनीति की हो राम मंदिर के नाम से, तो आप मुझे बता दीजिए। हमने हमेशा, हमारे लिए आस्था का सवाल रहा है, हमारी भावनाएं हैं, श्री रामचंद्र को जुड़े हुए हैं, और आज से नहीं जुड़े हैं। हम लोग राम मंदिर के लिए निरंतर पिछले 30-32 साल से हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं भी निरंतर कार्य कर रहा हूँ, हमारे शिव सैनिक भी कर रहे हैं। माननीय बाला साहब ठाकरे ने जब मस्जिद टूटी थी, जब हमारा बाबरी ढांचा टूटा था, उस समय शायद बहुत कम लोगों ने कहा था, बाद में एकाध लोगों ने कहा नहीं कर सकते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी स्टेटमेंट देने की। तो आस्था की अगर यात्रा थी तो आदित्य ठाकरे ये कहते हुए नजर आए 2018 में शिवसेना ने ही नारा दिया था कि पहले मंदिर फिर सरकार। देखिए, आपकी पूरी बात का जवाब दो उसमें दूंगा। पहला तो आप समझिए, उत्तर भारतीय हूँ या दक्षिण भारतीय हूँ, ये राम मंदिर का जो विषय था, ये पूरे 135 करोड़ जो हमारी जनता देश की है, ये उनके लिए विषय था। ये किसी एक जात के लिए विषय नहीं था, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि राम मंदिर की बात जो थी, वो आप दिल्ली में चुनाव देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था इसके लिए कि सर यहाँ पे आप जो है कमेटी बनाइए, गठित करिए। लेकिन वो जब वोट पड़ने थे, उस समय जो गठित प्रधानमंत्री द्वारा गठित की गई, तो ये वोट की राजनीति उस समय हुई थी। उस समय मैं डिबेट में था, मैंने कहा इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैं फिर बता दूं आपसे कि हमारी आस्था बिल्कुल स्पष्ट है ना। हमने लेकिन उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र में किस तरह का व्यवहार होता था, इससे भी अछूता नहीं रहा है देश। जिस तरह की मारपीट उनके साथ होती थी चुनाव से पहले, जिस तरह से सियासत में उनकी मार पिटाई होती थी, उनको भगाने की कोशिश की जाती थी, उनको बाहरी होने की बात कही जाती थी, उसको कैसे भूला जा सकता है? मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये हमने भगाने की बात नहीं की। हमने न कभी कहा, 95 में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, आज वही सरकार है। जो नारा, जिसका नारा था, ये वो समझ सकता है कौन नारा दे रहा था उत्तर भारतीयों। आज कोरोना काल में किसने नारा दिया था? किसने नारा दिया था, मुझे बता दीजिए आप। जो जिन्होंने नारा दिया था वो भगाने का काम करते हैं उत्तर भारतीयों। नारा तो कोई भी देता, लेकिन कदम ताल तो एक साथी की जाती है ना, विचारधारा तो आपकी भी एक साथी चलती है ना। बिल्कुल 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 गलत है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात का डिनाई करता हूँ। बिल्कुल उत्तर भारतीयों को जो हम उनको विकास दे रहे हैं, उनको अभी उत्तर भारत कोरोना काल में जो हमारे उत्तर भारतीय वहाँ फंसे हुए थे, महाराष्ट्र सरकार द्वारा धन देके, टिकट देके उनको उत्तर प्रदेश और बिहार भेजने का काम किया गया। किसने कर दिया बताइए? ट्रेनें बंद किसने की थी? ट्रेन खुलने के बाद सबसे ज्यादा भेजने का काम किसने किया? आप उठा के देख लीजिए इस चीज को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साथ में ये भी आरोप लगाती है कि आप तो भगवान राम को भूल गए, अपनी विचारधारा को भूल गए, आपने किसी सत्ता के लिए किसी दूसरे से हाथ मिला लिया जो आपकी विचारधारा के अनुकूल नहीं थे। तो देखिए, अगर विचारधारा की बात है तो मैं 2-3 आपको उदाहरण दे देता हूँ। बिहार, उनका माननीय कुमार जी का डीएनए टेस्ट हो रहा था। पीडीपी जिस बात कह रहे आतंकवादियों के साथ में सरकार बनाई, माननीय मायावती जी जिन्होंने 6 महीने बाद इनको छोड़ दिया। तो अगर हमने सरकार बनाई कांग्रेस और एनसीपी का, तो हमारी विचारधारा टूट गई। उनकी विचारधारा अपनी उस पर राजनीति कर रहे हैं, एनसीपी की अपनी विचारधारा राजनीति कर रहे हैं। आज भारतीय जनता एनडीए में कम से कम 50 दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी, क्या जवाब आपके पास? उसका क्या मतलब है? ये कहना तो भारतीय जनता पार्टी गलत है ना। ये तो उनकी मानसिकता खराब है, मानसिकता सोच उनकी खराब है। जो किसी पार्टी को, विपक्ष को उन्हें बदनाम करना है, कैसे बदनाम करें ये निर्भर गढ़ लगाए करते हैं। बस कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का प्रयोग करते हैं।
अब जो चलिए जवाब ले लेते हैं आलोक वत्स जी से। आलोक वत्स जी, क्या जवाब है आपके पास? क्या जवाब मांग रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि विचारधारा कि अगर हमको लेकर बात होती तो विचारधारा से दूर तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए, ना तो उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा, ना मंदिर का मुद्दा छोड़ा, और उनकी ये यात्रा कहीं से भी सियासी यात्रा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगती है तो लगे। आपको लगता है कि ये सियासी यात्रा नहीं है? इस तरीके का तामझाम करके कहीं जाना, अगर आपकी निजी यात्रा होती तो किसी को पता भी नहीं लगता। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है इस यात्रा से क्या? हम लोग क्यों घबराएंगे? इन्होंने जो उत्तर भारतीयों के साथ किया है वो अभी हम भूले नहीं है। और मैं आपको बता दूं रविंद्र जी, इन्होंने ठेली वाले, खोमचे वाले, टैक्सी वाले, लेबर दिहाड़ी करने वाले, उनको जिस तरीके से पीट पीट के इन्होंने किया वो पूरे देश ने देखा है जी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इनके मुंबई में जितने भी 7 शूटर हैं वो सब भी आजमगढ़ के ही और गाजीपुर के रहने वाले हैं। उनमें से एक को हाथ नहीं लगा सकेंगे। लेकिन जो वेजिटेटिव लोग थे, जो निसहाय निर्बल लोग थे, उनको इन्होंने बुरी तरीके से पीटा। और मुझे 10 सेकंड आप प्लीज चुप रहिए अभी। और इन्होंने उनके साथ जाके हाथ मिलाया जिन्होंने राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया था, जिन्होंने वीर सावरकर के बातें में अनर्गल बातें कही थी। उसका क्या जवाब है इनके पास? जिसने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, आज उसके साथ सत्ता के लोग ने ये उनके साथ सत्ता में बने हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब महाराष्ट्र से ये पूरी तरीके से उखाड़ फेंक दिए जाएंगे। समय खत्म हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। फिर मुझे 3 मिनट समय दीजिए, मैं सब जवाब दे रहा हूँ। जी जवाब दीजिए। झूठी खोखली बातें करते हैं लोग। बताइए। प्यार है तो आपने अपने भारत में क्यों नहीं दिया उनको? भाई ये तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को देना है। और जहां तक आप उत्तर भारतीय भगाने की बात करते हैं, मनसे की माननीय राज ठाकरे जी ने अभी स्वीकार किया कि हम उनको भगाएंगे, और इसी चक्कर वो आए नहीं। आपके सांसद जी ने बताया था कि उत्तर भारतीयों से सब माफी नहीं मांगेंगे राज ठाकरे जी, माननीय राज ठाकरे जी, उनको जाने घुसने देंगे। तो आप तो उनकी अभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो आपने क्या राजनीति है भाई? अभी कौन सी राजनीति को बता दीजिए। जिसके संग चाहे उसका हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, जिसके संग चाहे आप सरकार बना लेते हैं। आप दूसरे के लिए हमेशा मुसीबत में जो है, जो आपके साथ नहीं है उसमें दिक्कतें हैं। अभी हार्दिक पटेल जी गुजरात में तीसरे मुकदमे थे, आपने वापस उनके मुकदमे ले लिए और आपने शामिल करा दिया। अब वो अस्वस्थ हो गए, गंगा जी में स्नान कर दिया उन्होंने। तो जो राजनीति जो कर रहे हैं कोई बात नहीं, आज आप सरकार है, पूरे देश में है, आप केंद्र सरकार है, लेकिन जनता देख रही ना। जनता ने कांग्रेस को भी देखा, दूसरी पार्टियों को भी देखा, और आज आपको भी देख रही। कितने दिन आप झूठ बोल के राजनीति करते रहिए राजनीति आप। लेकिन जनता किसी दिन तो समझ के आएगी ना, किसी दिन उसको समझ में आएगा ना। आज महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल दाम बढ़ रहा है, आप ठिकरा वोट देते हैं राज्य सरकारों में, तो ये तो कोई मतलब इसका नहीं हुआ ना। आपने जो जनता को जो देना चाहिए वो आप देने के नाम नहीं लेते हैं। जी आलोक वत्स जी, ये चीज समझनी चाहिए ना। आप ठिकरा वोट में चीजों का सियासत के लिए इस्तेमाल किया आपने, ये कहना चाहते हैं एक लाइन में? ये बीएमसी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर भारतीयों का एक दबदबा है वहाँ पे, ये सब उनको साधने की कवायद हो रही है। इतना सब लोग हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इनकी दाल गलने वाली नहीं है। बीएमसी से इनका सफाया हो जाएगा। और रही बात जहाँ तक आसन्न जो चुनाव अगले होंगे, उसमें महाराष्ट्र की जनता इनको पूरी तरीके से नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी का वहां परचम लहराएगा। हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में बनेगी। लेकिन क्या ये माना जाए कि सत्ता में गठबंधन किसी के साथ भी किया जा सकता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो? क्या हम ये माने कि अगर वापसी होती है, किसी तरह से गठबंधन आपका होने की कोशिश होती है, या कहीं से भी कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते जरा भी बिगड़ते हैं, तो क्या शिवसेना वापस आपके साथ आएगी और आप उसको स्वीकार कर पाएंगे? देखिए, विचारधारा सेम है हमारी, तो हमारा साथ आना लाजमी है। क्योंकि जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकार दिया, उनके साथ कैसा तालमेल? हम राम भक्त लोग हैं,
हम राम में विश्वास करते हैं, हमारे आदर्श राम है। लेकिन जो हमारे राम के अस्तित्व को नकार दे, जो वीर सावरकर के कुर्बानियों पर उंगली उठा दे, उसके साथ इन्होंने जाकर सरकार बनाई है। रमेश जी से पूछे, पीडीपी क्या राम भक्त है? जब देश नहीं तो महात्मा गांधी भी तो प्रभु राम को पूछते थे, उनके भजन भी उनको लेकर आए। वो तो कहते हैं कि भगवान राम तो सबके हैं। वो गांधी जी मरे भी हे राम कहते हुए। नहीं गांधी जी की मौत भी जब हुई तो हे राम कहते हुए। चलिए, सियासत में किसको कब किसका साथ मिल जाए कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन क्या शिवसेना को अब राम का सहारा लेना पड़ रहा है? चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं या जो एक एजेंडे पर काम करने वाली सरकारें हैं, वो एक ख़ास खेमे को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में जुट जाती हैं। क्या इसे सियासी यात्रा कहा जाए या सच में ये आस्था की यात्रा है? आखिर क्यों लेना पड़ गया शिवसेना को राम का सहारा? इस पर हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।